Good evening to all of you in my video lecture class Rishikul Biology. I welcome to all of you in my video lecture class. Okay. So, dear students, in the last video lecture, I discussed the topic plasma membrane and its functions. चल थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर अ सेल? Yes, it is present in both prokaryotic and eukaryotic cells and it is known as selectively permeable in nature. Because प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? सेल के अंदर जाने वाले किसी भी मॉलिक्यूल को या सेल से अंदर से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाने वाले मॉलिक्यूल्स को ये सेलेक्ट करती है और उसको डिफरेंट वेज से ट्रांसपोर्ट करके भेजती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. So it is known as selectively permeable in nature. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डिलीवर किया था जिसमें मैंने आपको यह बतलाया था कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो जाते हैं यानी कि जो प्रोटीन्स जो लिपिड बाइलेयर में बरीड होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, एक्ट्स एज टनल प्रोटीन. दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर. सो दीज टनल प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल्स. तो मैंने आपको यह बतलाया था कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल्स में भी क्या हो जाते हैं. यस, यू कैन लुक एट हियर इन द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल्स. दो तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल्स हो जाते हैं. एक चैनल वो हो जाते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, कैरी किया जाता है. जैसे आप ये देखें, एक सिंपल सा मैं आपको इसमें डायग्राम से ड्रॉ करता हूं. ये हो जाता है कैरियर, मतलब ये प्रोटीन चैनल है, ये है हमारे मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल. तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होती है, मतलब ये मॉलिक्यूल जो इस साइड था, दिस गेट इज क्लोज्ड. ओके, तो यहां से क्या होता है, अब ये कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये गेट आपका ऐसा है और ये अंदर की ओर ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया, मतलब मॉलिक्यूल यहां से यहां चला गया. जैसे आप पार्क्स में जाते हो तो पार्क्स में क्या हो जाता है कि ऐसे होता है, एक बार आप इस तरह से गए फिर दूसरी बार आप दूसरी साइड चले जाते हो. सिमिलरली बेटा यहां पर भी क्या हो रहा है कि आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये कन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू क्या हो जाते हैं, इसमें दूसरी तरफ चलेगा. मान लो कि ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज है. अब जो आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट्स या अदर सेल्स है, इनको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाना है. तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल, इसका नाम है GLUT4. इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के एनसीईआरटी में दिया गया है एंड GLUT4 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, नीट में पूछे गए हैं. ठीक है, तो जब पूछे गए तो ऑब्वियसली सब ये प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. ओके, तो GLUT4 इज इनेबल्स, यानी कि ये अलाउ करता है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. और हम में से सारे बच्चे ये जानते हैं अच्छे से कि ग्लूकोज इज कितना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. तो ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लूकोज चाहिए साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म में जाने से पहले उसको क्या होता है, उसको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल को क्रॉस करना पड़ता है जिसका नाम है GLUT4. ओके, ये अब मुझे लगता है आपको ये याद रहेगा. तो कैरियर प्रोटीन में क्या होता है कि इस एक कैरियर मॉलिक्यूल इसे कैरी करता है. कहां से कैरी करता है? यस, इसे कैरी करने का काम करता है फ्रॉम वन साइड या आउटर साइड टू द इनर साइड. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मेशनल चेंजेज, उसके कन्फर्मेशन में चेंज आ जाती है. तो आप इसमें देखें, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. दिस टर्म ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर. पिछली वीडियो क्लास में मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिस्कस किया था और आपको ये क्लियर बतलाया था. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मींस डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन.
अगेन आप सुने, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आम लोगों के लिए अलग रास्ता है और जो वीआईपी वीवीआईपी जो लोग हो जाते हैं उनके लिए क्या होता है, एक अलग रास्ता बना हुआ है। तो ऐसा ही समझो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन में डिफरेंस। तो शुगर क्या हो जाती है, शुगर में जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो जो भी हमारे ब्लड में है, ब्लड से लिम्फ से जब जाते हैं कहा, हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में एनर्जी देने के लिए, तो शुगर्स को ये लिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ लार्ज पोलर मोलिकुल्स, जो कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया था, डिस्कस कर दिया था। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में अलग अलग टाइप होते हैं, एसिडिक, अल्कालाइन, न्यूट्रल, मतलब कोई भी अमीनो एसिड हो जाए ये आपको क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल के थ्रू जाएंगे। देन न्यूक्लियोसाइड्स, तीन आप याद रखेंगे, सुगर्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स मींस डीएनए पढ़ा है, आरएनए पढ़ा है। एक डीएनए में इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक हो जाती है वो किसकी होती है, बनी होती है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स की। आप जैसे प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, यस, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन को बनाते हैं। वैसे तो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन ओनली 20 अमीनो एसिड्स, केवल 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, इनको कहा जाता है प्रोटीन अमीनो एसिड्स। बाकी जो अमीनो एसिड्स हो जाते हैं दे आर एक्चुअली नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, तो उनकी बात हम लोग फिर दूसरे चैप्टर्स में करेंगे। तो वैसे ही क्या हो जाता है, जैसे प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड्स, वैसे डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। हाँ, डीएनए इज अ होमोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए को कहा जाता है। तो यहां क्या हो जाता है, उसी तरह से आरएनए को कहा जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के होमोपोलीमर है, मतलब अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर ज्वाइन टुगेदर। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या हो जाते हैं, एक सुगर एंड वन नाइट्रोजनस बेस, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें अगर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ऐड हो जाता तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये तीन आप याद रखेंगे, सुगर, सुगर्स, amino acids and nucleosides. These are transported across the membrane by the facilitated diffusion and with help of carrier protein channels. जैसे कि एक मैंने आपको बताया GLUT4 for glucose transportation across the cell, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसे आप नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे गए, कॉलम 1 कॉलम 2 मैथ से भी पूछे जाते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाता है, इसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो आप जितने अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपके पास कंटेंट अच्छे होंगे, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी इशू नहीं आएगी। हाँ, अब आप में से कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आपके ऐसे वीडियो लेक्चर में क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्यों ज्वाइन या सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, या फिर वीडियो लेक्चर में ऐसी क्या है जब मैं आपके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करता ही हूं। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, सिर्फ वीडियो लेक्चर ही मतलब कि ये इट इज अ कॉमन पॉइंट, कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स ऑल्सो, कि जो लेक्चर मिलती है, मतलब ऑफलाइन क्लास में जो लेक्चर दिए जाते हैं उनका टाइम पीरियड काफी कम होता है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाने दिया गया, तो मुझे असाइन किया जाता है 1 आवर, 1 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना है। तो 1 घंटे में ये पॉसिबल नहीं है कि जो मेजर पॉइंट्स है, जैसे इन सारी चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस कर सकूं। मेरे लिए क्या, मतलब आप समझो किसी भी टीचर के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए पॉसिबल नहीं कि 1 घंटे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से डिस्कस कर सके। लेकिन आप ये देखोगे वीडियो लेक्चर में तो करीबन मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में मैं आपको अच्छे से कर सकता हूं, डिस्कस कर सकता हूं। तो वीडियो लेक्चर क्या होता है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है ऋषिकुल बायोलॉजी,
तो यहां अब क्या होता है कि मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे 1 घंटे में ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करना है। मैं यहां 2 घंटे में, 2.5 घंटे में अपने अच्छे तरीके से, ताकि जो भी बच्चे मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो बच्चे मुझे अच्छी तरीके से इसमें समझ सके, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से टाइम देकर के उसको समझ सके, डिटेल में समझ सके। तो कंटेंट वाइज यहां पर ऐसी कोई इशू नहीं आ सकती है, बिकॉज कंटेंट वाइज मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहां पर आई एम फ्री, इसलिए आपको ये वीडियो लेक्चर देखना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए, और कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बाकी को भी आप ये फॉरवर्ड करें। ओके, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैनल प्रोटीन्स। तो चैनल प्रोटीन्स में क्या होता है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम ये चैनल, यहां ओपन चैनल होते हैं। जैसे मान लो ये हो गई लिपिड बाइलेयर, इस लिपिड बाइलेयर के बीच में बेटा होता है क्या है, यहां पर ये है, ये ओपन चैनल्स है, मतलब यहां कोई कन्फर्मेशनल चेंजेज वगैरह नहीं होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बिल्कुल फ्रीली इस चैनल के थ्रू क्या हो जाते हैं, इस चैनल के थ्रू, यस, इस चैनल के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है सेल से बाहर, तो ये मॉलिक्यूल्स आपका फ्रीली यहां से, या नीचे अंदर की ओर कोई मॉलिक्यूल है या बाहर जाना चाहता है तो फ्रीली ये मूव कर सकता है। तो सिंपली फॉर्म ओपन फॉर्म्स, ओपन फॉर्म्स या ओपन चैनल्स, राइट। जैसे आयंस की मूवमेंट के लिए, अब चैनल प्रोटीन्स पाए कहां जाते हैं ये भी देख लें। तो जो आयन चैनल्स हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, एग्जैक्टली, क्लोराइड आयन ऑल्सो, मैग्नीशियम आयन ऑल्सो, जिंक आयन, तो ये आयंस जो हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्रीली होता है, मतलब चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होता है, ओपन चैनल्स के थ्रू होता है, इसको कहा था ओपन चैनल्स। दूसरा पोरिंग्स, पोरिंग्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। पोरिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर की एक एडवांटेज ये भी होती है कि आप इसमें जब चाहें वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हो, फिर आप उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फिर उसे मूव करवा सकते हो, राइट। तो पोरिंग्स आर प्रेजेंट, नोट डाउन, पोरिंग्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अलावा पोरिंग्स कहां पाए जाते हैं, पोरिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनिएगा, आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिंग्स पाए जाते हैं। और यहां से जब आपने सेल, यस एग्जैक्टली, जब आपने सेल में एंडोसिम्बायोट थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पर एक पोरिंग्स का भी जिक्र आता है, ठीक है, कि पोरिंग्स कहां पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे ऊपर पाया जाता है आपका, यस, सबसे ऊपर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें पोरिंग्स पाई जाती है, फ्रीली परमिएबल होती है, मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड यूनिट्स के लिए, मोनोमर यूनिट्स के लिए फ्रीली परमिएबल है। सेकंड, ये क्या हो जाते हैं, फिर पाए जाते हैं एक सिंपल पतली सी लेयर पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल की, देन अगेन इनर मेम्ब्रेन। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर इज द ग्लाइकोकाइलिक्स, तो दोनों में होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स के बाद क्या होता है प्लस सेल वॉल, थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, देन इनर सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है पोरिंग्स। सेकेंड इज द एक्वा पोरिंग्स। एक्वा पोरिंग्स क्या हो जाते हैं, दीज आर रिलेटेड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस के थ्रू हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर थ्रू द लिपिड बाइलेयर भी होता है। एक्वापोरिंग्स स्पेसिफिक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल है, चैनल प्रोटीन जिसको बोलते हैं एक्वापोरिंग्स। एक्वा मींस वाटर। तो यहां दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहां जो मूवमेंट हो जाते हैं जैसे एक्वापोरिंग्स के थ्रू, तो यहां वाटर का ट्रांसपोर्टेशन
इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, मच मोर हायर एज कंपेयर टू द लिपिड बाइलेयर। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो ट्रांसपोर्टेशन है आयन चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको याद होने चाहिए। आयन चैनल्स की अच्छी बात क्या होती है कि यहां जो भी मोलिकुल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी रेट काफी ज्यादा होता है, मतलब स्पीड ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट थ्रू चैनल्स इज एक्सट्रीमली रैपिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन्स में क्या हो जाते हैं, इसके कंपेयर में ये देखो, ये कैरियर प्रोटीन्स है, कन्फर्मेशनल चेंज वाला प्रोटीन, जहां मोलिकुल्स को कैरी किया जाता है, मोलिकुल्स को होल्ड किया जाता है, कैरी किया जाता है, फिर उसको इनसाइड या इनसाइड के मोलिकुल्स को कैरी करके क्या हो जाता है, आउटसाइड की ओर भेज देते हैं। इसके कंपेयर में एक तो स्पीड काफी ज्यादा होती है। आयन चैनल्स आर हाईली सेलेक्टिव। मैंने आपको पहले भी बतलाया था, ईच आयन हैज इट्स स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल। जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, दोनों के मूवमेंट के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल होते हैं। सेम प्रोटीन चैनल से दोनों मोलिकुल क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, तो हर एक आयन के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल है। मोस्ट आयन चैनल्स आर नॉट परमानेंटली ओपन। हमेशा क्या हो जाते हैं कि ये ओपन नहीं होते हैं। कब ओपन होते हैं, जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मोलिकुल्स आना है। तो इसमें क्या होता है, इसको दो टाइप से बांटा गया है, इसको कहा जाता है गेट्स। गेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, गेट्स का मतलब हो जाता है जैसे दरवाजे है हमारे घर में, तो आप देखोगे हमारे घर के दरवाजे क्या होते हैं, हमेशा ओपन नहीं होते हैं। बोलते हैं ना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए ओपन नहीं है, कभी कभी खुलते हैं। तो वैसे क्या हो जाता है बेटा, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, जब गेट ओपन है, तो आयन चैनल की मैं बात कर रहा हूं, जब गेट ओपन है तो क्या हो जाएगा, यस, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे। जैसे जब गेट क्लोज्ड है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, यस, मॉलिक्यूल्स आपके सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बीच रास्ते में ही पड़े रहेंगे। ओके, तो ये आपको कहा जाता है, इसको बोलते हैं गेटेड। आयन चैनल्स आर गेटेड। ये आपके लिए कंपलसरी इसलिए है जानना, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। तो आप देखें, ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल, इसको बोलते हैं आयन चैनल्स। यहां पर इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं। यहां पर ये क्या हो जाता है, ये है गेट। ये गेट क्या हो जाएंगे, ये गेट क्लोज्ड है, ये गेट है। तो जब ये गेट क्लोज्ड है, मान लो ये सोडियम आयन के लिए है, तो ये आयन क्या होता है, ये सोडियम आयन ये सेल के अंदर यानी इस साइड में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये गेट तो क्लोज्ड है। तो इसलिए इसको कहा जाता है आपका गेट्स दैट ट्रांजिटली ओपन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुली। तो उसके लिए क्या हो जाता है, गेट क्लोज्ड है, ये ओपन कब होगा, जब उसको कोई स्टिमुलस मिलेगा। जैसे आप ये समझो कि आपके घर का जनरली आप क्या होता है, डोर को क्लोज रखते हो, ठीक है, बाहर से कोई गेस्ट आए या बाहर से किसी ने डोरबेल बजाई, देन यू ओपन योर गेट एंड द गेस्ट इंटर्स इनसाइड योर हाउस। ओके, आपके घर में गेस्ट इंटर करते हैं। तो वैसे क्या हो जाता है, स्टिमुली, जैसे इसको दो टाइप से बांटा गया, एक होता है लिगैंड गेटेड चैनल्स, दूसरे हो जाते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब क्वेश्चन ये कि आप में से कुछ बच्चे ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी गई है, लेकिन लिगैंड गेटेड चैनल एंड वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। नो इश्यूज, आई एक्सप्लेन यू। एक्चुअली क्या है कि ये दो आपको किस चैप्टर में मिलेंगे, यस, ये दोनों आपको मिलेंगे नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल फिजियोलॉजी। वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन गेट आयन चैनल, इसके बारे में आपको अगर आपने यहां पर समझ लिया तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस थ्रू एक्सॉन्स। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो चलें, लिगैंड गेटेड, तो ये चैनल क्या हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर सेल एक्सॉन टर्मिनल, दूसरा दूसरा क्या होता है, यस एक्सॉन, एक तो हो गया साइनेप्टिक वेसिकल्स और दूसरा हो जाता है एक्सॉन। तो यहां से सिग्नल रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल से, और जो अगला न्यूरॉन की जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पर ये क्या हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। यहां मैंने सोडियम आयन दिया, उसकी जगह न्यूरोट्रांसमीटर आप समझे, न्यूरोट्रांसमीटर आ गया। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर वहां जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक्ट करते हैं आपको एक स्टिमुलस की तरह, जिससे क्या हो जाती है कि ये जो है चैनल है ये ओपन हो जाती है, गेटेड चैनल, और उसके बाद क्या होता है, नर्व इंपल्स वहां पर कंडक्ट कर जाते हैं। दूसरा वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने यहां लिखा नर्व इंपल्स सोडियम पोटेशियम आयन। तो इन दोनों को स्टिमुलस चाहिए, ये टच किया हमने, ये कैसे पता चला, यहां पर पेन हो रही है, चोट लग रही है, दर्द हो रहा है, क्योंकि यहां पर जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे, अब यहां पर क्या होता है, स्टिमुलस कौन काम करता है, यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सोडियम आयन पोटेशियम आयन के चेंज के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इसलिए ये दो कॉन्सेप्ट आपको जानना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें अगला टॉपिक है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस। लास्ट टॉपिक एक सिंपल सा टॉपिक है, पुरानी एनसीईआरटी में था, तो इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। उसके बाद ये पर्टिकुलर टॉपिक यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सेल वॉल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशंस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई होती है, और इसका मॉडिफाई होना कंपलसरी है, राइट। जैसे आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो विलाई है, विलाई कहां पाए जाते हैं, इन आर यस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो आपकी विलाई माइक्रोविलाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो विलाई में कन्वर्शन क्या होता है, सो दैट विच प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कन्वर्टेड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, दीज आर कॉल्ड विलाई। जिसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोविलाई होता है, जो क्या होता है, फूड को ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और फूड सरफेस एरिया मतलब ये देखो ये अंदर तक चला गया, जिससे क्या होता है, ये चारों डायरेक्शन से फूड क्या हो जाते हैं, फूड यहां पर डाइजेस्टेड फूड, ध्यान से सुनिएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लास 10 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये विलाई में जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, यस मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली। सेकेंड थिंग, गैप जंक्शंस में आप देखोगे एनिमल सेल्स में, एनिमल टिश्यूज में, एन एनिमल टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एनिमल सेल्स। तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट कैसे होगा, तो गैप जंक्शन हो गए, जहां पर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहां पर क्या होता है, अलग अलग टाइप से टाइट जंक्शन, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे कहा जाता है आपको इंटरसेलुलर डिजिटेशन। जैसे मान लो ये सेल है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दूसरा सेल इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाते हैं, आपस में टाइटली अटैच हो जाते हैं, विच इज नोन एज, यस टाइटली अटैच है, विच इज नोन एज इंटरसेलुलर जंक्शन या इंटर डिजिटेशंस।
जिससे क्या हो जाते हैं कि टिश्यूज में सारे सेल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और भी मॉडिफाई होती है, जैसे बैक्टीरियल सेल एंड यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर मीसोसोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड होकर स्ट्रक्चर बनाती है, दो टाइप के मीसोसोम, सेप्टल मीसोसोम एंड लैटरल मीसोसोम। ओके, तो मीसोसोम ऑलरेडी मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, तो मुझे नहीं लगता अभी यहां पर दोबारा इसको डिस्कस करना चाहिए। तो मीसोसोम इज अगेन द इनफोल्डिंग्स, इनफोल्डिंग्स मतलब अंदर की ओर ये फोल्डिंग हो जाती है, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, यस फंगल सेल में, फंगल सेल से पहले थोड़ा चलते हैं, क्रोमैटोफोर साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। उसके बाद होता है लैमेलासोम, साइनोबैक्टीरिया में लैमेलासोम, दिस इज अगेन मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंगल सेल में इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लोमासोम। तो ये हो जाते हैं फोल्डिंग्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल यानी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी कुछ अदर फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे मैंने आपको यहां मेंशन किया, और उसके लिए ये नॉर्मल मेम्ब्रेन नहीं, मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाती है, अलग शेप ले लेती है ताकि ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे। तो इसके साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू। मैंने जो आपको समझाया उसको आपने समझा होगा। वीडियो लेक्चर्स यानी कि ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल के क्या बेनिफिट्स है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वहां लेक्चर्स लिमिटेड होते हैं, टाइम लिमिटेड होती है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ टाइम लिमिटेशन नहीं है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है या आपको नीट के लिए जितना थोड़ा सा डिटेल में जाकर समझाना पड़े तो उसके लिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं है। इसलिए आप सारे बच्चों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड as much as possible. Thank you so much for watching my video lecture, and please wait for another video lecture, and the topic may be the cell wall. Thank you so much to all of you.